नमस्कार। 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक की संपूर्ण करंट अफेयर्स की खबरों यानी पूरे माह जो पूरे जनवरी माह के करंट अफेयर्स को हम लोग एक ही वीडियो में देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वित्तीय या राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 पहला संस्करण हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। देखिए थोड़ा तेजी से चलेंगे क्योंकि मैंने ये सारे करंट अफेयर्स आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में दी हैं। तो विस्तार से देखने के लिए आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। हालांकि इसमें मैं कुछ तेजी से थोड़ा सा चलूंगा। नीति आयोग द्वारा हाल ही में सूचकांक जारी किया गया। 2022-23 वित्तीय वर्ष के आधार पर भारत के 18 प्रमुख राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन किया गया है। इस सूचकांक में 5 प्रमुख उप सूचकांक शामिल हैं। 4 समूहों में 18 राज्यों की श्रेणी को विभक्त किया गया है। पहली श्रेणी है अचीवर, जिसमें पहली से लेकर 5वीं रैंक तक के राज्य शामिल हैं। दूसरी है फ्रंट रनर, जिसमें 6 से 10वीं रैंक। तीसरी है परफॉर्मर की, जिसमें 11वीं से 14वीं रैंक। और चौथी है एस्पिरेशनल श्रेणी, जिसमें 15वीं से लेकर 18वीं रैंक तक के राज्य शामिल हैं। अगर ओवरऑल प्रदर्शन देखा जाए तो शीर्ष राज्यों में नंबर 1 पर उड़ीसा रहा, जो कि अचीवर राज्यों में ही आएगा। दूसरे पर छत्तीसगढ़, तीसरे पर गोवा, चौथे पर झारखंड और 5वें पर गुजरात रहा। उत्तर प्रदेश का इस सूचकांक में 7वां स्थान है और उत्तर प्रदेश फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हुआ है। अंतिम यानी 18वां स्थान पंजाब को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सरधावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा जैसलमेर राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 22 से 29 जनवरी तक इस ऑपरेशन को किया गया। ये क्यों किया गया है? संभावित घुसपैठ को रोकने के लिए। माइकल क्लार्क पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया है और ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 64वें क्रिकेटर बने हैं। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं। इनको एमसीसी यानी मैरिलबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। जय शाह को वीरता पुरस्कार 2025 राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में 26 जनवरी 2025 को प्रदान किया गया। 93 जवानों को यह पुरस्कार दिया गया, जिसमें 2 को कीर्ति चक्र, 14 को शौर्य चक्र, 66 को सेना मेडल, 2 को नौसेना मेडल, 8 को वायुसेना मेडल और 1 को बार टू सेना मेडल से सम्मानित किया गया। जिन 2 लोगों को कीर्ति चक्र मिला है उनके नाम है मेजर मंजीत और नायक दिलवर खान। इनको मरणोपरांत वीरता कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी से 30 जनवरी तक आयोजित किया जाता है 2022 से। किसके द्वारा? केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा। कर्तव्य पथ यानी जनपथ पर इसका आयोजन होता है। 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस रहता ही है, लेकिन इसका कार्यक्रम 23 जनवरी को, जिस दिन पराक्रम दिवस होता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, उसी दिन से 26 जनवरी का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। फिर 26 जनवरी को परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह होता है विजय चौक पर और ये कार्यक्रम की समाप्ति का संकेत है। 30 जनवरी को जब महात्मा गांधी की पुण्यतिथि होती है तो उस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है और उसी दिन औपचारिक रूप से ये जो गणतंत्र दिवस का समारोह शुरू रहता है, चलता रहता है 23 जनवरी से, वो जाके 30 जनवरी को समाप्त हो जाता है। ओके, 2025 की झांकी का विषय क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 15 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और 10 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा झांकी का प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो थे। गणतंत्र दिवस परेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार थे और ऐश्वर्या जॉय एम ने 148 सदस्यीय महिला सीआरपीएफ टुकड़ी का नेतृत्व किया था। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। समान नागरिक संहिता भारत के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 44 में वर्णित है। 27 जनवरी 2025 को इसके संबंध में अधिसूचना जारी की गई। गोवा ने 1869 में ही समान नागरिक संहिता को लागू किया था, लेकिन वो पुर्तगाली शासन के अधीन था, इसीलिए उत्तराखंड को पहला राज्य कहा गया है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता लागू करने वाला बना है, पहला राज्य। इसके लागू होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता ये विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत से संबंधित मामलों को सरल बनाएगी, यानी सभी के लिए एक समान कानून होगा। इसमें विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा। 3 तलाक, बहुविवाह और हलाला प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम में पहला ग्रैंड स्लैम। इसमें पुरुष एकल विजेता इटली के जैनिक सिनर बने। इनका ये तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। पिछली बार भी इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था।
इन्होंने फाइनल में जर्मनी के एलेक्जेंडर जोवरेव को हराया। महिला एकल विजेता अमेरिका की मैडिसन कीज बनी, जो कि इनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था। इन्होंने बेलारूस की नंबर 1 खिलाड़ी आर्यना सबालेंका को हराया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। कवचम। कवचम ये भारत की पहली पूर्ण एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन द्वारा इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना के तहत इसको विकसित किया गया है। भारत सरकार, विश्व बैंक के सहयोग से केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इसका विकास किया गया है। माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। जूट, जिसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, 2025-26 के लिए भारत सरकार ने 5,650 रुपए प्रति क्विंटल इसका एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इसका फैसला किया गया। 2024-25 की तुलना में 315 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि इसकी एमएसपी में की गई है। आपको बता दें, जूट भारत विश्व में सबसे बड़ा जूट का उत्पादक देश है। वहीं राज्यों में बात करें तो पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है, दूसरे नंबर पर असम, तीसरे नंबर पर बिहार है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो 1966-67 से न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत हुई थी। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा 22 फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश की जाती है। गन्ने के लिए एमएसपी नहीं जारी की जाती है, ध्यान रखिएगा। स्मृति मंधाना आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुनी गई हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2011 से इसको मनाया जा रहा है। इस वर्ष यानी 2025 की थीम क्या थी? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। 25 जनवरी 1950 को भारत चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। अभी मैंने आपको बताया था 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। मुख्य अतिथि प्रबोवो सुबियांटो थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। और थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अमेरिका के वाशिंगटन में क्वाड समूह की 9वीं विदेश मंत्री स्तरीय बैठक 21 जनवरी 2025 को हुई। क्वाड समूह में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री इसमें शामिल हुए। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 2006 से इस इंडेक्स को जारी किया जा रहा है। ये दरअसल सैन्य शक्ति से संबंधित रैंकिंग इसमें दी जाती है। इस वर्ष 145 देशों की सैन्य ताकत कितनी है उससे संबंधित रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग के अनुसार, इस इंडेक्स के अनुसार शीर्ष 4 शक्तिशाली सेना वाले देशों में नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पर रूस, नंबर 3 पर चीन और नंबर 4 पर भारत है। अंतिम स्थान भूटान का है। भारत चौथी सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश है। 0.1184 अंक भारत को मिले हैं। वहीं अगर बात की जाए प्रतिवर्ष सैन्य आयु तक पहुंचने वाली जनसंख्या में, तो विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। इस मामले में जनसंख्या, उपलब्ध जनशक्ति, वाहन और सड़क मार्ग में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि हेलीकॉप्टर वहन शक्ति और समुद्र में माइन युद्ध क्षमता में भारत का 145वां स्थान है। भारत सरकार ने हाल ही में 2030 तक भारतीय उत्पादों के लिए 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। अभी 605 भारतीय उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त है। नई दिल्ली में आयोजित जीआई समागम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ये जानकारी दी है। भारत का जीआई टैग रजिस्ट्री कार्यालय कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के जामनगर में विश्व के सबसे बड़े डेटा सेंटर का निर्माण किया जा रहा है और ये डेटा सेंटर रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे और एआई क्षमता को मजबूत करने के लिए। बोई मेला ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लगने वाला भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है। 1918 से इसको प्रारंभ किया गया था। इस वर्ष 2025 में इस मेले के लिए थीम देश जर्मनी को चुना गया है। ओके, अगला है WEF क्रिस्टल अवार्ड 2025। 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बैठक जो कि स्विट्जरलैंड के दावोस में संपन्न हुई, उसमें ये पुरस्कार प्रदान किए गए। 3 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। डेविड बेकहम जो कि यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर हैं, डायने वान फस्टनबर्ग जो कि फैशन डिजाइनर है और रिकेन यामामोटो जो कि आर्किटेक्ट हैं। इन 3 व्यक्तियों को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2025 ये 2 चरणों में प्रारंभ हो रहा है। 23 से 27 जनवरी 2025 तक पहला चरण लद्दाख में,
जबकि 22 से 25 फरवरी 2025 दूसरा चरण जम्मू कश्मीर में होगा। हाल ही में इसका लद्दाख के लेह में पहले चरण का उद्घाटन हुआ था। 19 टीमें इसमें शामिल हुई थीं। ओके। विश्व पुस्तक मेला 2025 नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। नई दिल्ली में इसका आयोजन होने वाला है। 1 फरवरी से 9 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये आयोजित हो रहा है। थीम क्या है? रिपब्लिक एट द रेट 75, भारतीय संविधान के 75 वर्षों का उत्सव और 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना पर ध्यान केंद्रित करना। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा सह मेजबानी इसकी की जा रही है। ओके। 24 जनवरी को 2 बहुत महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। इनफैक्ट 3 दिवस मनाए जाते हैं, क्योंकि इसी दिन उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है 2008 से महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा, क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है 2018 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। 2025 की थीम क्या थी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की? एआई और शिक्षा, स्वचालित दुनिया में मानव एजेंसी। अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि नए राष्ट्रपति बने हैं, उनके राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने 2 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पहला, डब्ल्यूएचओ से बाहर होना और दूसरा पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होना। डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसके 194 सदस्य देश हैं, उससे अब अमेरिका बाहर हो गया है। आपको बता दें, डब्ल्यूएचओ में सबसे अधिक वित्त पोषण का योगदान अमेरिका ही करता है। पूरे विश्व में 18% अकेले योगदान डब्ल्यूएचओ में अमेरिका का है। दूसरा नंबर बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का आता है। भारत 18वां सबसे बड़ा योगदान करता है। पेरिस जलवायु समझौते की बात करें तो 2015 में एक कानूनी बाध्यकारी समझौता लागू हुआ था ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की समिति को सीमित करने हेतु। आपको बता दें, विश्व में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन चीन करता है, फिर अमेरिका, फिर भारत करता है। अमेरिका, ईरान, यमन और लीबिया, ये 4 देश अब ऐसे बन गए हैं जो इस पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने वाले देशों में शामिल हो गए हैं। हालांकि ये जो अमेरिका बाहर हुआ है, ये 1 साल बाद लागू होगा। ओके। बिहार के पटना में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 20 से 21 जनवरी 2025 के मध्य संपन्न हुआ। इसरो। भारत सरकार द्वारा इसरो के तीसरे लॉन्च पैड के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई। कहां पर निर्माण होना है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में निर्मित होगा ये तीसरा लॉन्च पैड। 4 वर्षों में पूर्ण होगा। 3984.86 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए सरकार द्वारा जारी किया गया है। पहला लॉन्च पैड 1990 में बना था, जिससे पीएसएलवी और एसएसएलवी जैसे रॉकेट्स के माध्यम से प्रक्षेपण किया जाता था। दूसरा लॉन्च पैड 2005 में निर्मित हुआ था, जीएसएलवी और एलबीएम-3 रॉकेट्स के माध्यम से। इससे उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता था। जो चंद्रयान 3 गया था, वो दूसरे लॉन्च पैड से ही प्रक्षेपित हुआ था, और अब तीसरा बनने वाला है। ओके। कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती 5वीं बार। विदर्भ को इसने 36 रन से हराकर क्रिकेट की एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता विजय हजारे ट्रॉफी को इसने जीता। INCOIS भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, जो कि हैदराबाद में स्थित है, 1999 में स्थापित हुआ था। इसको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चयनित किया गया है, संस्थागत श्रेणी में। व्यक्तिगत श्रेणी में अभी किसी का चयन नहीं हुआ है, जैसे ही आएगा हम आपको बताएंगे। गुजरात, यहाँ पर पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्यों? क्योंकि भारत 2036 के ओलंपिक की मेजबानी चाह रहा है, तो उसी की महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पहले ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन गुजरात में किया गया। इसमें पीटी उषा, जो कि भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं, गगन नारंग और ओलंपिक पदक विजेता तथा शोधकर्ता सभी शामिल हुए थे। याला ग्लेशियर नेपाल में स्थित है, लॉन्ग टांग नेशनल पार्क में स्थित है। चर्चा में है क्योंकि एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है 2040 तक ये ग्लेशियर पिघल जाएगा, गायब हो जाएगा। 1974 से 2021 के बीच इसके क्षेत्रफल में 36% की कमी हो गई है। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है और 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस भी घोषित किया है। नाइजीरिया, ये ब्रिक्स का नया भागीदार देश बना है, 9वां भागीदार बना है। याद रखिएगा, भागीदार देश है, सदस्य देश नहीं बना है। ब्रिक्स में 10 मुख्य सदस्य देश हैं और 9 भागीदार देश अब हो गए हैं।
10 सदस्य मुख्य कौन कौन से हैं? भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, यूएई, इंडोनेशिया और इथोपिया। अभी हाल ही में इंडोनेशिया 10वां सदस्य बना है इसका। जबकि जो 9 भागीदार देश है उसमें नाइजीरिया अभी अभी बना है। इसके अलावा बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। चीन ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का अनावरण किया है हाल ही में। इसका नाम है तियानशान सेंगली सुरंग, जो कि 22.13 किलोमीटर लंबी है। एंटिटी लॉकर, ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजी लॉकर की तरह है बिल्कुल। बस अंतर इसमें है कि डिजी लॉकर जो है उसमें व्यक्ति शामिल होते थे, इसमें सिर्फ संगठनों को शामिल किया गया है, कंपनियों को शामिल किया गया है। व्यवसायों और संगठनों के लिए दस्तावेज प्रबंधन को सरल बनाने के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसमें सरकारी संगठन, निजी कंपनियां, एमएसएमई और गैर लाभकारी संगठनों को शामिल किया गया है, व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है 20 जनवरी 2025 को। भारत की तरफ से इस शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। 78 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति बनने वाले सबसे बुजुर्ग अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। जेडी वांस ने इन्हीं के साथ उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। सीआरपीएफ जो कि भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। वर्जिन नारियल तेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार जिले का ये बहुत ही प्रसिद्ध उत्पाद है। चर्चा में रहा क्योंकि इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। खो खो विश्व कप 2025 पहला संस्करण भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 20 पुरुषों की टीम और 19 महिलाओं की टीम ने इसमें भाग लिया। पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में भारत ने इस विश्व कप को जीता और दोनों में ही भारत ने नेपाल को हराया फाइनल में। उड़ीसा 1975 से 1977 के दौरान आपातकाल में जेल गए व्यक्तियों के लिए 20,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की है। किसने? उड़ीसा की सरकार ने। 1 जनवरी 2025 तक जो भी जीवित व्यक्ति होंगे वो इसके पात्र होंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तपोवन आश्रम में विश्व के सबसे बड़े महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना हुई है। इसकी लंबाई 52 फीट, चौड़ाई 52 फीट और ऊंचाई 52 फीट है। कहां पर? प्रयागराज में, कुंभ क्षेत्र में। महाकुंभ 2025 जो कि प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा एक थाली एक थैला अभियान शुरू किया गया पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए। 2 बहुत ही प्रमुख उत्सव अभी हाल ही में मनाए गए, देख लीजिए। गान नगाई उत्सव मणिपुर में मनाया गया, जेलिया ग्रोंग समुदाय का बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव है। और कनुमा पाडुगा 2025 ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव है। आगे बढ़ते हैं। भार्गवस्त्र ये क्या है? भारत द्वारा विकसित ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। गोपालपुर सीवार्ड फायरिंग रेंज उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण किया गया। इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया गया है। 5 से 6 किलोमीटर इसकी रेंज है। 64 लक्ष्यों को ट्रैक करके एक साथ 16 सेकंड के भीतर ये नष्ट कर सकता है। सत्येंद्र नाथ बोस खगोलीय वेधशाला ये पूर्वी भारत की पहली और देश की 6ठी वेधशाला का उद्घाटन हाल ही में किया गया। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के गढ़पंचकोट पहाड़ी में ये स्थित है। सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र कोलकाता द्वारा इसकी स्थापना की गई है। आपको बता दें इससे पहले भारत में कुल 5 वेधशालाएं कौन कौन सी थी? लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू, गुरबानी जो कि पुणे में है और कवलूर जो कि तमिलनाडु में है, और अब ये 6ठी बन गई है। अगली खबर है पिक्सल जो कि भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है, गूगल समर्थित। इसने 15 जनवरी 2025 को स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा भारत के पहले निजी उपग्रह फायरफ्लाई का प्रक्षेपण किया। फायरफ्लाई एक तारामंडल है, 6 उपग्रहों का समूह है जो कि 2 चरणों में इसका प्रक्षेपण होना है। पहला चरण 15 जनवरी 2025 को 3 उपग्रहों के प्रक्षेपण के साथ हुआ। बाकी 3 जो है वो दूसरे चरण में किए जाएंगे। 550 किलोमीटर की दूरी पर सूर्य समकालिक कक्षा में ये उपग्रह रखे गए हैं। कृषि, खनन, पर्यावरण निगरानी करने वाली कंपनियों के लिए इससे फायदा मिलेगा। इसी के साथ स्कॉट उपग्रह भी गया है। स्कॉट यानी स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, दिगंतारा कंपनी जो कि बेंगलुरु की कंपनी है उसके द्वारा प्रक्षेपित ये विश्व का पहला वाणिज्यिक उपग्रह है। अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन को अनुकूल करने के उद्देश्य से इस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 दूसरा संस्करण 17 से 22 जनवरी तक 3 स्थानों पर आयोजित हुआ।
भारत मंडपम, यशोभूम ये दोनों दिल्ली में है और ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। 17 जनवरी को प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। विषय क्या था? सीमाओं से परे भविष्य की ऑटोमोटिव वैल्यू चेन का सह निर्माण। ओके। अगला है इसरो। स्पेस डेक्स मिशन के तहत उपग्रहों की सफल डॉकिंग करके इसने इतिहास रचा है। कौन कौन से उपग्रह थे? SDX-01 जिसको चेजर कहा गया और SDX-02 जिसको टारगेट कहा गया। 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुए थे। सफल डॉकिंग इनकी 16 जनवरी 2025 को हुई। इस सफल डॉकिंग के साथ भारत, अमेरिका, रूस, चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया। ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। कहां पर? नवी मुंबई में। स्मृति मंधाना महिला वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय बन गई है। आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने 70 गेंदों में 100 रन की पारी खेलकर हरमनप्रीत कौर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। साथ ही साथ ये 10 वनडे शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बनी है। प्रोबोवो सुबियांटो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में इन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। नृपेंद्र मिश्रा ये प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के पुनः अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। देखिए, पीएम म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी का पूर्व नाम नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय था। 2016 में इसको राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया गया है। 2022 में इसको जनता के लिए खोला गया। 15 प्रधानमंत्रियों को समर्पित यह म्यूजियम नई दिल्ली में स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 15 जनवरी 2025 को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में 3 नौसेना युद्धपोतों का इन्होंने लोकार्पण किया। INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाक्सीर। INS सूरत की बात करें तो ये प्रोजेक्ट 15B के तहत मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। विशाखापत्तनम श्रेणी का ये विध्वंसक गाइडेड मिसाइल है। इसी प्रोजेक्ट के तहत INS मुर्मुगाओ, INS इम्फाल को निर्मित किया गया था और अब INS सूरत को किया गया है। INS नीलगिरी की बात करें तो यह प्रोजेक्ट 17A के तहत मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। कुल 7 जहाजों के निर्माण के क्रम में यह पहला जहाज है जिसको बनाया गया है। अभी 6 जहाजों का निर्माण इस प्रोजेक्ट 17A के तहत और होना है। ओके, बात करते हैं INS वाक्सीर की। तो ये प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित है। भारत और फ्रांस के सहयोग से कुल 6 पनडुब्बियों का निर्माण होना था, 5 की हो चुकी थी। तो ये अंतिम पनडुब्बी है जिसका निर्माण किया गया INS वाक्सीर का। 2000 टन इसका वजन है। इससे पहले जो 5 पनडुब्बियां निर्मित हो चुकी थी वो INS कलवरी, INS करंज, INS वेला, INS खंडेरी और INS वागीर थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन हाल ही में किया गया। हालांकि 4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसका मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में होगा। इसके पहले अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी को बनाया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के तहत इस बोर्ड की स्थापना की गई है। आपको बता दें, भारत विश्व में सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक व निर्यातक देश है। हल्दी को स्वर्ण मसाला या भारतीय केसर भी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक हल्दी का उत्पादन महाराष्ट्र करता है और फिर तेलंगाना करता है। IMD विजन 2047। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर 14 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका अनावरण किया गया। साथ ही में मिशन मौसम का भी शुभारंभ किया गया। 2047 तक मौसम से संबंधित आपदाओं से होने वाली मृत्यु दर को शून्य करने का लक्ष्य इस विजन में रखा गया है। सभी प्रकार की गंभीर मौसम घटनाओं का 100% पता लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्वानुमान सटीकता लक्ष्य की बात करें तो 3 दिनों के लिए पूर्वानुमान 0% त्रुटि के साथ लगाया जाएगा। 5 दिनों के पूर्वानुमान में 90% सटीकता रहेगी और 7 दिनों के पूर्वानुमान में 80% सटीकता रहेगी। ऐसा इस IMD विजन 2047 में कहा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। खो खो विश्व कप 2025 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच पहला संस्करण इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हो रहा है। शुभंकर, तेजस और तारा था। अभी हमने आपको पहले ही बताया कि भारत महिला और पुरुष दोनों वर्ग में इसमें विजयी रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जोरान मिलनोविक क्रोएशिया के पुनः राष्ट्रपति बने हैं दूसरी बार। क्रोएशिया यूरोप में स्थित बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी जाग्रेब है।
जेड मोड़ सुरंग, इसको सोनमर्ग सुरंग भी कहा जाता है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 13 जनवरी 2025 को कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया। 6.5 किलोमीटर लंबी, समुद्र तल से 8,652 फीट ऊंचाई पर स्थित ये सुरंग है। गगनगीर को सोनमर्ग से जोड़ती है। केंद्र सरकार की भारत चीन सीमा सड़क पहल का यह हिस्सा है। श्रीनगर और लद्दाख के बीच निर्बाध संपर्क स्थापित करती है। ओके। मध्य प्रदेश, सीएम मोहन यादव द्वारा 12 जनवरी 2025 को भोपाल में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया गया। 2028 तक 70% से अधिक युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से इस मिशन का शुभारंभ किया गया है। इसी के साथ भोपाल के शौर्य स्मारक में स्वामी विवेकानंद को दर्शाती विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली का उद्घाटन भी किया गया। 18,000 वर्ग फुट की कलाकृति ये शिखा शर्मा जोशी द्वारा बनाई गई है। रूस, हाल ही में तमिलनाडु के कुडनकुलम संयंत्र के लिए इसने छठे और अंतिम रिएक्टर को रोसाटॉम कंपनी, जो कि रूस की है, उसके द्वारा भेजा गया है। आपको बता दें, भारत का जो कुडनकुलम संयंत्र है परमाणु वाला, वो रूस समर्थित है। 1988 में भारत और सोवियत संघ के बीच 6,000 मेगावाट क्षमता को लेकर यह समझौता हुआ था। एक 1,000 मेगावाट की 6 इकाइयों का इसमें निर्माण होना है। 5 हो चुकी थी, ये छठी और अंतिम इकाई है। और इसके निर्माण के साथ ही भारत में एक स्थान पर यह सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र होगा, जो कि 6,000 मेगावाट का होगा। वर्तमान में भारत में 24 परमाणु रिएक्टर जो हैं वो संचालित हैं। आगे बढ़ते हैं। BMCRI, बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला को यह स्थापित करेगा। कौन? BMCRI, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा इसका चयन किया गया है। इसमें बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, पैरासिटोलॉजी यानी उष्णकटिबंधीय रोगों के लिए जिम्मेदार परजीवी, इन सभी का अध्ययन इसमें किया जाएगा। सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। 11 जनवरी 2025 को इन्होंने असम के काजीरंगा में राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली NRT एंड NS का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय जलमार्गों की सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से इसका शुभारंभ किया गया है। भारत अगले 5 वर्षों में खाद्य और पेय पदार्थ, कृषि और समुद्री उत्पादों से $100 बिलियन के निर्यात का लक्ष्य भारत ने रखा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इंडस फूड 2025 के दौरान इसकी घोषणा की गई। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत को 14 से 15% वार्षिक विकास दर की आवश्यकता होगी, ऐसा भी पीयूष गोयल ने बताया। एक रिपोर्ट आई है कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की, उसमें बताया गया है कि 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा। पृथ्वी ने 2024 में पहली बार 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड सीमा को पार किया। 2024 में वैश्विक तापमान 15.1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। 22 जुलाई 2024 ये सबसे गर्म दिन रहा। इस दिन 17.16 डिग्री सेंटीग्रेड वैश्विक तापमान दर्ज किया गया। समुद्र सतह का तापमान 20.87 डिग्री सेंटीग्रेड 2024 में दर्ज किया गया, जो कि सबसे उच्च वार्षिक औसत है। ओके। तेलंगाना राज्य की इंदिरा महिला शक्ति योजना के अंतर्गत महिला SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1,000 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का लक्ष्य तेलंगाना सरकार ने रखा है। सौर ऊर्जा उत्पादन योजना को PM कुसुम योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा। PM कुसुम योजना क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, मार्च 2019 से इसको शुरू किया गया। किसानों को अपने खेतों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए इस योजना के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। 2 मेगावाट अधिकतम किसान अपने खेतों में सौर ऊर्जा क्षमता के संयंत्र लगा सकते हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी हैं। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज द्वारा 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी इनको चुना गया है। HMPV क्या है? मानव मेटा न्यूमोवायरस। कर्नाटक के बेंगलुरु में 3 माह की बच्ची में इस वायरस के पाए जाने से ये चर्चा में रहा। न्यूमोविरिडे परिवार से संबंधित एक श्वसन वायरस है। संक्रामक श्वसन रोगकणों के माध्यम से इसका संचार होता है। पहली बार 2001 में नीदरलैंड में इसकी पहचान की गई थी। श्रीलंका विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी के अवसर पर हिंदी में इसने पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से शुरू हुआ है। ओके। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ये अत्याधुनिक पर्यटक ट्रेन है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जनवरी को उड़ीसा के भुवनेश्वर से इसको हरी झंडी दिखाई गई। प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना विदेश मंत्रालय और IRCTC के सहयोग से इसको शुरू किया गया है। भारतीय मूल के लोगों को भारत की सांस्कृतिक व धार्मिक जड़ों से जोड़ना इसका मूल
लक्ष्य है 45 से 65 वर्ष के भारतीय मूल के व्यक्ति ही इसमें यात्रा कर सकते हैं। सभी खर्च भारत सरकार द्वारा देय होंगे। दिल्ली, मथुरा, अयोध्या, पटना, गया, वाराणसी, महाबलीपुरम, रामेश्वरम, मदुरै, कोच्चि, गोवा, एकता नगर, अजमेर, पुष्कर और आगरा की यात्रा इसके माध्यम से की जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 हेनले एंड पार्टनर्स फर्म द्वारा जारी किया गया। 199 देशों के पासपोर्ट और 227 यात्रा गंतव्यों को इसमें शामिल किया गया है। इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर बना है, जहां के लोग 195 देशों की वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जापान है, जहां के लोग 193 देशों की वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। सबसे खराब पासपोर्ट अफगानिस्तान का है, सबसे अंतिम स्थान है इसका। भारत का स्थान 85वां है। 2024 में भारत को 80वां स्थान मिला था। भारत के लोग 57 देशों की वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। भारत के साथ इक्वेटोरियल गिनी और नाइजर भी संयुक्त रूप से 85वें स्थान पर है। विश्व आर्थिक स्थिति व संभावना रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र द्वारा 9 जनवरी 2025 को जारी की गई। भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान इसमें 2025 में 6.6% और 2026 में 6.7% लगाया गया है। विश्व अर्थव्यवस्था वृद्धि दर का अनुमान 2025 में 2.8% लगाया गया है। वहीं दक्षिण एशिया क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि मजबूत होगी। 2025 में दक्षिण एशिया की जो आर्थिक वृद्धि होगी वो 5.7% रहेगी और 2026 में 6% रहेगी। जनरल जोसेफ ऑन लेबनान के नए राष्ट्रपति बने हैं। 2 साल से लेबनान में राष्ट्रपति पद रिक्त था, अब जाके वहां नया राष्ट्रपति मिला है। लेबनान एक पश्चिम एशियाई देश है जिसकी राजधानी बेरूत है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत द्वारा बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का शुभारंभ महिलाओं को प्रशिक्षित करने और एलआईसी एजेंट बनाने के लिए अवसर के लिए प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश ने पार्थ योजना की शुरुआत की है। क्यों? राज्य के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने 8 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश का दौरा किया। इसमें इन्होंने 4 बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला काम क्या था? विशाखापट्टनम के पुदीमदका में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। प्रतिदिन 1500 टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से रखा गया है। दूसरा काम क्या किया? अनकापल्ली जिले में भारत के तीसरे बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की जाएगी। इससे पहले 2 बल्क ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश और गुजरात में स्थित हैं। क्रिस सिटी की आधारशिला भी इन्होंने रखी। कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र कहां पर? तिरुपति जिले में। इसके अलावा विशाखापट्टनम में दक्षिण तटीय रेलवे क्षेत्र के मुख्यालय की भी आधारशिला इन्होंने रखी। अनाहत सिंह स्क्वैश खिलाड़ी हैं। इन्होंने अंडर 17 ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 का खिताब जीता। इंग्लैंड के बर्मिंघम में ये आयोजित हुआ था। इंडस फूड 2025 8वां संस्करण है। पहला 2017 में आयोजित हुआ था। 8 जनवरी 2025 को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया। भारत व्यापार संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित हुआ है ये। इसी के अंतर्गत भारत में पहली बार विश्व शेफ एशिया प्रेसिडेंट फोरम 2025 का आयोजन और विश्व जैव सुरक्षा और मानक सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। तुहिन कांता पांडे केंद्रीय वित्त मंत्रालय के ये नए राजस्व सचिव नियुक्त हुए हैं। साथ ही ये भारत के नए वित्त सचिव भी बने हैं। वी नारायणन इसरो के 11वें अध्यक्ष बने हैं। एस सोमनाथ का स्थान ये लेंगे। अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी नियुक्त हुए हैं ये। इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से यह रॉकेट का प्रक्षेपण करता है। पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। 1946 में स्थापित। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत पोल ये क्या है? क्राइम करके दूसरे देश में भागने वालों को पकड़ने के लिए एक लॉन्च पोर्टल है। सीबीआई द्वारा विकसित किया गया। 7 जनवरी को अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके द्वारा नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। इंटरपोल के द्वारा इसको सहायता प्रदान किया जाएगा भारत पोल को। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान इसने लगाया है। 2023-24 के 8.2% से ये कम है। कृषि क्षेत्र में 3.8% वृद्धि का अनुमान जो कि 2023-24 में 1.4% थी। निर्माण क्षेत्र में 8.6% और वित्तीय क्षेत्र में 7.3% की वृद्धि का अनुमान इसने लगाया है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश बना है। जो 2025 में ब्रिक्स का अध्यक्ष देश है ब्राजील, उसके द्वारा आधिकारिक रूप से घोषणा की गई।
ब्रिक्स 2006 में स्थापित हुआ था। दक्षिण अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ था। 2024 में मिस्र, यूएई, ईरान और इथोपिया शामिल हुए और अब 2025 में इंडोनेशिया शामिल हुआ है। मिजोरम के आइजोल में भारत के पहले जनरेशन बीटा बेबी बॉय का जन्म हुआ। इसका नाम है फ्रैंकी रेमरू आइटडिका जादेंग। इनका जन्म 1 जनवरी 2025 की रात 12:03 पर हुआ। आपको बता दें जनरेशन बीटा क्या है। मार्क मैकिंडल जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनके द्वारा प्रतिपादित एक अवधारणा है। इनके अनुसार 2025 से 2039 के बीच जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो जनरेशन बीटा के होंगे। इन बच्चों में तकनीकी दक्षता, एआई का लाभ ज्यादा है, स्वास्थ्य और चिकित्सा रूप से अधिक दक्ष होंगे और अनुकूलनशील भी होंगे। इससे पहले 2010 से 2024 में जितने भी बच्चे पैदा हुए थे उनको जनरेशन अल्फा के बच्चे कहा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम के कॉरिडोर के 13 किलोमीटर खंड का उद्घाटन 5 जनवरी 2025 को किया। ये कॉरिडोर मेरठ के साहिबाबाद से दिल्ली के न्यू अशोकनगर को जोड़ता है। 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का ये हिस्सा है। राजगोपाल चिदम्बरम, इनका हाल ही में निधन हुआ। भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार थे। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण जो हुआ था परमाणु वाला, उसकी टीम का ये हिस्सा थे। 1998 ऑपरेशन शक्ति में भी इन्होंने लीड किया था। 2002 से 2018 तक भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भी थे। 1975 में पद्मश्री और 1999 में पद्म भूषण का पुरस्कार भी इनको दिया गया था। तेजस्विनी, ये 38वें राष्ट्रीय खेलों की मिसाल है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हो रहा है इस समय 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। सिक्किम में भारत के पहले जैविक मछली पालन क्लस्टर का शुभारंभ सोरेंग जिले में किया गया। केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया। लिबरल पार्टी से संबंधित थे। घटते जनसमर्थन और पार्टी के आंतरिक मतभेद के चलते इन्होंने इस्तीफा दिया है। भारत साइबर हमलों के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। 2024 में भारत की 95 संस्थाओं पर साइबर हमले हुए हैं। सबसे अधिक वित्त और बैंकिंग क्षेत्र में 20 हमले हुए हैं। दूसरे पर सरकार, 13 शिकार और तीसरे पर दूरसंचार। ये क्लाउड एसईके की थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 के अनुसार है। वहीं अगर बात करें विश्व में सबसे अधिक साइबर हमले अमेरिका में हुए हैं, 140 हमले। तीसरे नंबर पर इजराइल है और दूसरे नंबर पर भारत है। ओके। लियोनल मेसी अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। इनको अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले मेगन रोपिनो को यह पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन वो महिला फुटबॉल खिलाड़ी थी। ओके। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन हुआ 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच। इसका आयोजक क्या था? देखिए, इसमें 2 प्रोग्राम होता है। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी को आयोजित किया गया। ये विदेश मंत्रालय, केंद्रीय युवा खेल मंत्रालय और उड़ीसा सरकार के द्वारा आयोजित किया गया। जबकि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को विदेश मंत्रालय और उड़ीसा सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि कौन थे? युवा प्रवासी भारतीय दिवस के डॉक्टर देव प्रगत थे। अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक के सीईओ हैं। और प्रवासी भारतीय दिवस की क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, जो कि राष्ट्रपति है त्रिनिदाद टोबैगो की। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। विषय क्या था? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। भारत चीन और अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। जापान को इसने पीछे छोड़ दिया है। भारत में 1000 किलोमीटर मेट्रो रेल का परिचालन वर्तमान में हो रहा है। पहली मेट्रो भारत में 1984 में कोलकाता में चली थी। वर्तमान में 11 राज्यों के 23 शहरों में मेट्रो रेल सेवा चालू है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 15वां एरो इंडिया शो होने वाला है 10 से 14 फरवरी 2025 तक। ये बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन यलहंका में इसका आयोजन होगा। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है। विषय क्या रहेगा? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। आयोजक रक्षा मंत्रालय, रक्षा प्रदर्शनी संगठन और रक्षा उत्पादन विभाग। साई परांजपे निर्देशक और लेखिका है। इनको पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इनको यह सम्मान दिया गया। ओएनओएस योजना, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुई थी। केंद्र सरकार की योजना है। कार्यान्वयन एजेंसी यूजीसी के तहत सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क है। उद्देश्य क्या है? भारतीय छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करना। 30 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों की 13,000 से अधिक शोध पत्रिकाओं तक पहुंच इसके माध्यम से प्रदान की जाएगी। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में रहने वाले छात्रों को इससे मुख्य रूप से लाभ होगा। 2025 से 2027 के लिए 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 1.8 करोड़ छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता इससे लाभार्थी होंगे, लगभग 6300 सरकारी संस्थानों के।
सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 18वां संस्करण 29 दिसंबर से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सालझांडी में संपन्न हुआ। स्वार प्लेटफॉर्म स्पीच एंड रिटर्न एनालिसिस रिसोर्स गुजरात सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भाषणी टीम के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। गुजरात के नागरिकों की भाषा बाधा दूर करके शिकायत निवारण प्रणाली को बेहतर बनाना और सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाने के उद्देश्य से। सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब द्वारा इनको मानद सदस्यता प्रदान की गई। लद्दाख के पैंगांगसो में भारतीय सेना द्वारा छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। 14,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह प्रतिमा फायर एंड फ्यूरी कार्प्स द्वारा स्थापित की गई है। वितुल कुमार सीआरपीएफ के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अनीश दयाल सिंह का इन्होंने स्थान लिया है। आइसेक वेलू एके टोंगा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप समूह है जिसकी राजधानी नुकुआलोफा है और इसकी मुद्रा पांगा है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 केंद्रीय युवा मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा 2 जनवरी 2025 को इसकी घोषणा की गई। इस बार 4 को खेल रत्न पुरस्कार, 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है जिसमें 17 पैरा एथलीट शामिल हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 लोगों को मिला है। इसमें डी गुकेश शतरंज के लिए, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और मनु भाकर निशानेबाजी के लिए। वहीं अर्जुन पुरस्कार जिन 32 खिलाड़ियों को मिला है उनके नाम देखिए। ज्योति यारा जी और अन्नू रानी एथलेटिक्स के लिए, सलीमा टेटे, अभिषेक, संजय, जर्मनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह हॉकी के लिए, स्वीटी बुरा, नीटू घनघस बॉक्सिंग के लिए, स्वप्निल कुसाले, सरबजोत सिंह शूटिंग के लिए, साजन प्रकाश तैराकी, अमन सहरावत कुश्ती, अभय सिंह स्क्वैश, वंतिका अग्रवाल शतरंज, राकेश कुमार पैरा तीरंदाजी, प्रीति पाल, जीवन जी दीक्षित, अजीत सिंह, सचिन खिलारी, धर्मवीर, प्रणव सूरमा, हेकाटो सेमा, सिमरन शर्मा और नवदीप सिंह ये पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में। नितेश कुमार, मनीषा रामदास, नित्याश्री शिवन और थुल शिमथी मुरुगेशन पैरा बैडमिंटन में। कपिल परमार पैरा जूडो, मोना अग्रवाल और रूबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग के लिए इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। वहीं अर्जुन पुरस्कार आजीवन प्रदर्शन के लिए सुच्चा सिंह एथलेटिक्स के और पुरलीकांत पेटकर पैरा स्विमिंग के। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में सुभाष राणा को पैरा शूटिंग के लिए, दीपाली देशपांडे को शूटिंग और संदीप सांगवान को हॉकी के लिए, जबकि आजीवन श्रेणी में एस मुरलीधरन को बैडमिंटन के लिए और अरमांडो कोलाको को फुटबॉल के लिए दिया गया है। ओके, तो ये रहा आपका पूरे जनवरी माह का करंट अफेयर्स। 45 मिनट का लगभग है। पूरा वीडियो आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो ये आसानी से आपका, और इस बार थोड़ा बृहद से हम करंट अफेयर्स करवा रहे हैं तो इस बार आपका इससे बाहर करंट अफेयर्स नहीं मिलेगा, ये विश्वास रखिए। ओके, नमस्कार।